हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों 2024 से 2013 तक के पॉलिटी के PYQs की सीरीज चल रही है और आज ये हमारी 21वीं क्लास है। हम 2024, 23, 22 और 21 के सभी पॉलिटी के मेंस के PYQs को अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप क्लासेस में नए हैं तो पिछली क्लासेस को जरूर सुने। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं 2020 के प्रश्न के साथ। आपके सामने प्रश्न है कि एक बार अध्यक्ष बनने के बाद हमेशा अध्यक्ष ही रहेंगे। क्या आपको लगता है कि लोकसभा अध्यक्ष के पद को निष्पक्षता प्रदान करने के लिए इस प्रथा को अपनाया जाना चाहिए? भारत में संसदीय कार्य के सुदृढ़ संचालन के लिए इसके क्या निहितार्थ हो सकते हैं? बेसिकली ये भी एक कंपैरेटिव क्वेश्चन ही है कि ब्रिटेन में एक बार जो अध्यक्ष बनता है वो सदा के लिए अध्यक्ष बन के रह जाता है। ध्यान रखिएगा, कोई सुनिश्चित कार्यकाल नहीं होता है वहां पे अध्यक्ष का। तो बेसिकली ये पूछा गया कि भारत में जो अध्यक्ष है वो अगर हमेशा के लिए ही अध्यक्ष रहे तो क्या इससे निष्पक्षता बढ़ेगी अध्यक्ष के पद की, या इससे और क्या सुधार हो सकते हैं, है ना? तो उसके संदर्भ में पूछा गया कि क्या हमें इस प्रणाली को अपनाना चाहिए, इस प्रणाली को अपनाने के क्या लाभ होंगे और किस तरीके से ये प्रणाली भारत में संसदीय शासन के सुदृढ़ संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो सबसे पहले हम इसकी भूमिका यूके की प्रणाली से तुलना करते हुए लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम सीधे तौर पे अध्यक्ष वर्तमान में जो भारत के अध्यक्ष के क्या क्या मुद्दे हैं, यानी कहां कहां हमें अध्यक्ष के पद को लेकर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। और जब हम मुद्दे देख लेंगे उसके बाद हम सीधे तौर पे बता देंगे कि अध्यक्ष के कार्य को निष्पक्षता प्रदान करने के क्या क्या सुझाव हो सकते हैं, और इन सुझावों में हम ये सुझाव भी दे सकते हैं कि एक बार के बाद हमेशा के लिए अध्यक्ष, है ना। और फाइनली हम निष्कर्ष लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, लेकिन हमें केवल एक मात्र यही सुझाव नहीं देना है कि हमेशा के लिए ही अध्यक्ष बना दें, बल्कि हम इसके अलावा भी अन्य सुझाव दे सकते हैं, है ना, जिनसे निष्पक्षता इत्यादि को सुनिश्चित किया जा सके। तो सबसे पहले यदि हम भूमिका की बात करें तो हम बताएंगे कि अध्यक्ष का पद बहुत प्रतिष्ठित गरिमा का पद है। ब्रिटेन में एक परंपरा है कि एक बार अध्यक्ष बनने के बाद हमेशा ही अध्यक्ष रहेगा। इसका मतलब है कि अध्यक्ष के निर्वाचन को किसी प्रकार की चुनौती नहीं दी जा सकती, और एक बार जब कोई व्यक्ति अध्यक्ष के तौर पे नियुक्त हो जाता है तो वो अपने राजनीतिक दलों से औपचारिक तौर पे इस्तीफा दे देता है, यानी निष्पक्ष होके और अपनी राजनीतिक विचारधारा से तटस्थ होके काम करने में सक्षम होता है। यदि हम भारतीय शासन से इसकी तुलना करें तो भारतीय शासन प्रणाली कई मामलों में वेस्टमिंस्टर यानी इंग्लैंड की जो संसदीय प्रणाली है उसका अनुसरण करती है। देश की संसदीय कार्यवाही का नेतृत्व एक पीठासीन अधिकारी करते हैं जिसे अध्यक्ष कहा जाता है। लेकिन हाल के दिनों में अध्यक्ष की भूमिका अपने पक्षपातपूर्ण व्यवहार के कारण भारत में विपक्ष और सत्तारूढ़ दल के मध्य काफी विवाद में आ गई है ना। इसके चलते अलग अलग तरीके के सजेशंस दिए जा रहे हैं कि अध्यक्ष पद में ये बदलाव होने चाहिए ताकि संसदीय प्रणाली निष्पक्षतापूर्ण काम कर सके। तो यहाँ पे भूमिका की डिमांड, हमने क्वेश्चन की डिमांड को भूमिका में शामिल कर दिया, है ना, और कंपैरिजन बताते हुए भूमिका लिख दी। इंग्लैंड में ये प्रणाली है, भारत में ये प्रणाली है, और भारत की इस प्रणाली के चलते जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में अध्यक्ष पद को लेके काफी विवाद देखने को मिलता है। अब अध्यक्ष के कार्य से संबंधित मुद्दे क्या हैं भारत में? सबसे पहले अध्यक्ष का गैर राजनीतिक इकाई ना होना। अध्यक्ष की नियुक्ति निचले सदन में बहुमत प्राप्त पार्टी या गठबंधन के बीच से की जाती है ना। जो भी बहुमत दल है या फिर बहुमत गठबंधन है वही अध्यक्ष, बेसिकली उसी से अध्यक्ष आते हैं। इस प्रकार पद पर नियुक्ति के बाद भी जो अध्यक्ष हैं वो पार्टी से जुड़े रहते हैं। इससे अक्सर संसदीय लोकतंत्र में आवश्यक निष्पक्षता के बजाय
जो व्यक्तिपरक व्याख्या है वो होती है और निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है, क्योंकि जो अध्यक्ष हैं वो औपचारिक तौर पे अपनी पॉलिटिकल पार्टी से इस्तीफा नहीं देते हैं, हालांकि दे सकते हैं लेकिन कंपलसरी नहीं है इस्तीफा देना। तो कहीं ना कहीं वो जो राजनीतिक विचारधारा है उनके साथ जुड़ी रहती है और अध्यक्ष की स्वायत्तता, निष्पक्षता और तटस्थता पर अक्सर प्रश्न चिन्ह लगते हैं। तो पहला, भारत में अध्यक्ष का गैर राजनीतिक इकाई न होना। दूसरा, दल बदल। 10वीं अनुसूची में किसी भी सदस्य की अयोग्यता के सवाल पर अंतिम निर्णय करने की शक्ति अध्यक्ष को दी गई है, ध्यान रखिएगा। और इस संदर्भ में कई बार यह आरोप लगाया गया कि स्पीकर ने पक्षपातपूर्ण तरीके से काम किया। जब दल बदल का मुद्दा सत्ता पार्टी के नेताओं के संदर्भ में है तो फैसला तुरंत ना देके फैसले में बिना बात लेट लतीफी करने के काफी सारे उदाहरण हमारे सामने आते हैं, ध्यान रखिएगा। उदाहरण के तौर पे 2006 में तमिलनाडु विधानसभा के लगभग सभी विधायकों का निलंबन, ठीक है। तो इस संदर्भ में दल बदल के संदर्भ में जो अध्यक्ष की पावर है और अध्यक्ष का गैर राजनीतिक और निष्पक्ष न होना बेसिकली इस शक्ति के भी उल्लंघन का आधार तैयार कर सकता है। तीसरा मुद्दा है धन विधेयक। कोई विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं, इसको तय करने की अंतिम शक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के पास होती है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे पार्टी के निर्णय का प्रभाव अध्यक्ष के निर्णय पर पड़ता है, क्योंकि गैर राजनीतिक नहीं होता है अध्यक्ष, और कहीं ना कहीं पार्टी का प्रभाव या पार्टी की विचारधारा का प्रभाव अध्यक्ष पे रहता है। उदाहरण के तौर पे आधार विधेयक को धन विधेयक के तौर पे पारित करने का मामला है ना, तो इसकी काफी आलोचना भी हुई थी। किहोतो होलोहन वाद, केशम मेघचंद्र सिंह बनाम मणिपुर विधानसभा अध्यक्ष, अभी मैं इनका जिक्र करूंगी। इन सब में बेसिकली अध्यक्ष की इस पावर के ऊपर लगाम लगाने की बात की गई, न्यायिक समीक्षा की बात की गई, ठीक है। तो इस तरीके से धन विधेयक का मुद्दा हो या दल बदल का मुद्दा हो या गैर राजनीतिक न होना, ये सारे मुद्दे जुड़े हुए हैं अध्यक्ष पद से, जिनकी काफी आलोचना की जाती है। और इन्हीं मुद्दों के आधार पे अध्यक्ष पद की जो निष्पक्षता है उस पे जो विपक्ष है वो सवालिया निशान खड़े करता रहता है। अब अध्यक्ष के कार्यकाल को निष्पक्ष बनाने के क्या सुझाव हो सकते हैं? सबसे पहले तो ब्रिटेन की प्रणाली को अपनाना, है ना। ब्रिटेन की एक बार अध्यक्ष बनने के बाद वह हमेशा अध्यक्ष ही रहेगा की प्रथा को भारत में भी अपनाया जा सकता है, ताकि अधिक व्यापक बहस हो सके, विपक्षी दलों पर अधिक संतुलित जोर दिया जा सके तथा अध्यक्ष की संस्थाओं में विश्वसनीयता लाई जा सके। तो एक सजेशन ये हो सकता है कि हम अपना लें। दूसरा, राजनीतिक तटस्थता। ये हस्तक्षेप और दबाव से मुक्ति है जो आवश्यक वातावरण प्रदान करती है, जहां वह संवैधानिक मूल्य के तौर पे तटस्थता के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ काम कर सकता है। यानी यदि ब्रिटेन की इस प्रणाली को हम अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं हम राजनीतिक तटस्थता, निष्पक्षता और संवैधानिक मूल्यों के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता को सुनिश्चित कर पाएंगे। अगला है संवैधानिक निष्पक्षता। ये एक सजेशन है कार्यकाल की सुरक्षा कि अध्यक्ष को केवल पूर्ण बहुमत से हटाया जा सकता है ना। हमें पता है लोकसभा का पूर्ण बहुमत, और इनका वेतन निश्चित होता है, संचित निधि पे भारित होता है, कार्य संचालन पर मूल प्रस्ताव को छोड़कर चर्चा नहीं की जा सकती, और सदन के भीतर शक्तियों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। इसलिए बेसिकली इनके कार्यकाल की सुरक्षा को मुहैया कराने के लिए और विशेष प्रावधान करने की जरूरत है ना, ताकि ये संवैधानिक निष्पक्षता से काम कर सके। अगला मुद्दा कि होलोहनवाद में ये कहा गया कि 10वीं अनुसूची के तहत जो सदस्यों की अयोग्यता संबंधित प्रश्न, इनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। बात समझ में आई? यानी ये निर्बाध नहीं है कि अध्यक्ष का ही डिसीजन अंतिम होगा। यदि इस अयोग्यता पर कुछ संवैधानिक मानदंडों की अवहेलना की गई है तो उनके आधार पे न्यायिक समीक्षा हो सकती है और अध्यक्ष का जो डिसीजन है उसे बदला जा सकता है। स्पष्ट तौर पे कहा गया, यानी न केवल ब्रिटेन बल्कि अन्य प्रणालियों के माध्यम से भी हम अध्यक्ष पद को निष्पक्ष बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि होलोहनवाद में कहा गया। ऐसे ही स्वतंत्र न्यायाधिकरण, ये जो केशम मेघचंद्र सिंह बनाम
मणिपुर विधानसभा व अन्य का वाद है 2020 का। इसमें सिफारिश की गई कि 10वीं अनुसूची के तहत जो अयोग्यता के मामले पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र न्यायाधिकरण की स्थापना की जा सकती है। तो ये सजेशन दिया गया ताकि 10वीं अनुसूची के मामले पर निर्णय लेने में राजनीतिक एक तरीके से पक्षपात का जो आरोप लगता है उस आरोप से दूर किया जा सके अध्यक्ष के पद को, और एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण को ही हम निर्णय लेने का कार्य सौंप दें। तो स्वतंत्र न्यायाधिकरण की व्यवस्था के माध्यम से हम अध्यक्ष के कार्य को निष्पक्ष बना सकते हैं। न्यायिक समीक्षा के माध्यम से हमने अध्यक्ष के कार्य को निष्पक्ष बनाया है ना। इसके साथ ही ब्रिटेन की प्रणाली को हम अपना सकते हैं, और यदि हम इस प्रणाली को अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं रोल मॉडल प्रभाव पड़ेगा, यानी वर्तमान अध्यक्षों की निष्पक्षता के उच्चतर मानकों को बनाए रखने को प्रेरित करता है ना। आने वाले जो अध्यक्ष हैं वो भी इन्हीं मानकों को फॉलो करेंगे। ध्यान रखिएगा, जो मानक वो अपने पुराने जो कलीग हैं उसमें देखते हैं। ध्यान रखिएगा, यानी अगर अध्यक्ष निष्पक्षता के पैमानों का पालन करते हैं तो आने वाले अध्यक्षों के लिए भी वो एक रोल मॉडल का काम करेंगे। इसलिए निष्पक्षता, तटस्थता बनाए रखने का हर संभव प्रयास होना चाहिए। लोकतांत्रिक मानदंडों को मजबूत करना, यदि हम इंग्लैंड की इस प्रथा को अपनाने का प्रयास करते हैं तो अन्य संवैधानिक पदों के लिए एक मिसाल कायम हो सकती है, तथा प्रमुख लोकतांत्रिक संस्थाओं में तटस्थता की जो संस्कृति है उसको बढ़ाया जा सकता है। साथ ही अगर इस तरीके की प्रणाली को हम अपनाते हैं तो कम राजनीतिक दबाव, यानी अध्यक्ष को कम से कम पक्षपातपूर्ण करने में काफी मदद मिल सकती है। तो कुल मिला के यहां तक हमने सबसे पहले भूमिका देखी। अध्यक्ष के कार्य से जुड़े हुए 3 बड़े मसले हैं, 10वीं अनुसूची, धन विधेयक और राजनीतिक प्रभाव। ठीक है, अब यदि हम सुधार करें तो सुधार के संदर्भ में एक प्रणाली हम ये अपना सकते हैं, दूसरा न्यायिक समीक्षा, तीसरा हमने अलग से जो स्वतंत्र न्यायाधिकरण की बात की। और यदि हम इस प्रणाली को अपनाते हैं तो इसके निश्चित तौर पे हमारे लोकतंत्र पे प्रभाव पड़ सकता है, राजनीतिक हस्तक्षेप सत्ता दल का कम हो सकता है, और रोल मॉडल के तौर पे जो अध्यक्ष हैं वो कार्य कर सकते हैं। निष्कर्ष के तौर पे हम कह सकते हैं कि निर्णय लेने में तटस्थता, स्वायत्तता और निष्पक्षता एक मजबूत संस्था की पहचान है। ऐसे समय में जब भारत नवीनतम लोकतंत्र सूचकांक में नीचे की ओर जा रहा है, संसद से अपेक्षा की जाती है कि वो है अध्यक्ष के कार्यालय की संस्था को मजबूत करने के लिए कार्यालय की संरचना में बड़े पैमाने पर बदलाव करे, ताकि लोकतंत्र में लोगों का विश्वास मजबूत हो, ताकि निष्पक्षता, तटस्थता इत्यादि जैसे जो मूल्य हैं उनको हम व्यवहारिक तौर पे सुस्थापित कर सके। यहां तक आते आते हमने कंक्लूजन भी बता दिया है ना। तो हमने सजेशन के तौर पे एक सजेशन दे दिया कि ये प्रयास भी कर सकते हैं, और इस प्रयास के साथ साथ हम अन्य प्रयासों के माध्यम से भी अध्यक्ष के पद को निष्पक्ष बनाने की दिशा में प्रयास कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, और अध्यक्ष के पद पे लगातार विवाद रहता भी है। अभी जस्ट लोकसभा चुनाव हुए, उसके बाद भी अध्यक्ष पद को लेके काफी विवाद रहा, और ये 2020 का प्रश्न है तो 2019 में भी इस तरीके के काफी विवाद और काफी करंट में घटनाएं हमें देखने को मिली थी। तो सीधा प्रश्न यूपीएससी ने पूछ लिया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी फ्लैश सेल चल रही है, ये केवल 2 दिन के लिए वैलिड है। 20 जनवरी से बैच प्रारंभ हो रहा है, आज से। याद रखिएगा, अभी ये जो SIP बैच है आपको मात्र 3,999 में मिल रहा है। बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। LD लाइव कोड के साथ एडमिशन ले लें यदि 2025 में PT देना है और बेहतर परफॉर्म करना है, क्योंकि बेहतर तरीके से पूरे प्रारंभिक परीक्षा का रिवीजन इन क्लासेस में कराया जाएगा। यदि आप प्रतिज्ञा बैच से जुड़ना चाहते हैं, हमारे P2I फाउंडेशन बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं, PT मेंस और इंटरव्यू हर स्तर की प्रिपरेशन, तो आप जुड़े हमारे प्रतिज्ञा बैच से। 27 जनवरी से बैच शुरू हो रहा है। देर किस बात की, फटाफट जाएं स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाना है, कोड यूज करना है LD लाइव कोड के साथ आप प्रतिज्ञा बैच ले सकते हैं, अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। समझ में आया प्रश्न? अब चलते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है हमारे सामने, न्यायिक विधान भारतीय संविधान में परिकल्पित शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के विपरीत है।
न्यायिक विधान का मतलब क्या है? न्यायपालिका द्वारा जब विधान बनाए जाने लगे, है ना, कानून बनाए जाने लगे। तो ये जो न्यायिक विधान है ये भारतीय संविधान में परिकल्पित शक्तियों के पृथक्करण के विपरीत है, बताना है हमें। और इस संदर्भ में कार्यकारी अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करने की प्रार्थना करते हुए बड़ी संख्या में जो जनहित याचिकाएं दायर की जाती हैं उनका औचित्य ठहराएं, है ना, उनका औचित्य ठहराएं कि जनहित याचिका किस तरीके से औचित्य ठहराएं, है ना, कि कई मामलों में जो न्यायपालिका है वो दिशा निर्देश जारी कर देता है कार्यपालिका को, विधायिका को। तो इस संदर्भ में जो PIL है उनका औचित्य बताएं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। सबसे पहले हम भूमिका शक्ति के पृथक्करण, शक्ति के पृथक्करण से जुड़ी हुई भूमिका लिखेंगे, है ना। फर्स्ट पार्ट हम बताएंगे किस तरीके से जो न्यायिक विधान है ये शक्ति के पृथक्करण के विधान जो है शक्ति के पृथक्करण के विपरीत है। यहाँ पे हमें एग्जाम्पल देने पड़ेंगे कुछ न्यायिक विधानों के। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, और सेकंड पार्ट में हमें PIL का औचित्य सिद्ध करना है ना। और निष्कर्ष में हमें ये बताना है, एक हद तक न्यायिक सक्रियता ठीक है क्योंकि ये सोशल जस्टिस की अवधारणा को परिपूर्ण करती है, लेकिन न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अति सक्रियता के बीच में एक पतली सी लाइन है। न्यायपालिका को इस तरीके के जो टकराव है उनको ध्यान में रखते हुए ही डिसीजन देना चाहिए, है ना, ताकि लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं उनके कार्य सुनिश्चित तरीके से पूरे होते रहे और शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन ना हो। बात समझ में आई? इसका फ्रेमवर्क कैसा होगा? यदि हम भूमिका की बात करें तो सीधे तौर पे बताएंगे कि शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को दी गई शक्तियों का स्पष्ट विभाजन करता है और ये परिकल्पना करता है कि एक अंग दूसरे अंग के कार्यों में हस्तक्षेप ना करे, है ना। और हमारे संविधान की बेसिक मूल संरचनाओं में से शक्ति का पृथक्करण एक भाग है। यदि हम अपने संविधान के अनुच्छेद 50, 121 और 211 जैसे विभिन्न संवैधानिक प्रावधान इस जो सिद्धांत की भावना को मूर्त रूप देते हैं। जैसे आप बता सकते हो कि कार्यपालिका का कार्य है निर्णय लेना, कानूनों को लागू करना, विधायिका का कार्य है विधान बनाना और कार्यपालिका के कामकाज की समीक्षा करना, न्यायपालिका विवादों का निपटारा करने के लिए जिम्मेदार है और संविधान का संरक्षण करने के लिए जिम्मेदार है, विधायी और कार्यकारी जो कार्यवाहियां हैं उनकी न्यायिक समीक्षा भी करती है ना। तो ये है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का कार्य। शक्तियों का पृथक्करण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये नियंत्रण और संतुलन को एक महत्वपूर्ण प्रणाली है ना। यहां तक आप आते आते आपने शक्ति के पृथक्करण की महत्ता भी बता दी भूमिका के माध्यम से, और ये बता दिया कि किस तरीके से किस किस एजेंसी का क्या काम है और किस तरीके से जो शक्ति का पृथक्करण है वो नियंत्रण व संतुलन के सिद्धांत के लिए अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद न्यायिक विधान और क्रियान्वयन के उदाहरण यदि हमने, कानून बनाना विधायिका का काम है, लेकिन कभी कभी न्यायपालिका ने विधायिका की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए निर्णयों की आड़ में दिशा निर्देश जारी किए और नीतियां बनाई, है ना। तो ये न्यायिक विधान का एग्जाम्पल है। जैसे अरुण गोपालन केस 2017 का स्पष्ट तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिवाली पर आतिशबाजी चलाने का समय तय कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और इस संदर्भ में, जबकि इस संदर्भ में कोई कानून नहीं था, उसके बावजूद पटाखे जलाने का समय निर्धारित किया, पटाखों पर प्रतिबंध के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए। इसी तरीके से MC मेहता 2018 का मामला, अदालत ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 115-12 को रद्द कर दिया जब उसने निर्देश दिया कि 30 मार्च 2020 के बाद केवल BS4 वाहन ही बेचे जा सकेंगे, है ना। तो इस पे निर्णय बना दिया। इसी तरीके से बहुत सारे निर्णय हैं न्यायपालिका के। जैसे न्यायपालिका ने एक निर्णय दिया था जिसमें हाईवे के एक पर्टिकुलर दूरी में शराब की दुकानें नहीं खोली जा सकती, है ना। तो इस प्रकार के दिशा निर्देशों के माध्यम से नीतियां बनाना ये कहीं ना कहीं शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन है। क्यों? क्योंकि शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के अकॉर्डिंग देखें तो
कानून बनाना या विधान बनाना वो विधायिका का कार्य क्षेत्र है। ऐसे में यदि न्यायपालिका बार बार विधायिका के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करेगी तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि ये जो परिकल्पित शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के विपरीत होगा। एक पार्ट तो ये हो गया, यानी न्यायपालिका को संयम बरतना पड़ेगा, है ना, नीतियां बनाते समय, विधान बनाते समय, विधान बनाना विधायिका का काम है। अब न्यायपालिका और जनहित याचिका का मुद्दा देखें तो जनहित याचिका की आवश्यकता और किस तरीके से औचित्य बताएं हम जनहित याचिका का अलग अलग दिशा निर्देश जारी करने के संदर्भ में। तो सबसे पहले हम बता सकते हैं सामाजिक न्याय और सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करता है जनहित याचिका की संकल्पना। जनहित याचिकाएं किसी भी विषय वस्तु के लिए नई संहिता लाने में सहायक होती हैं जब उसके लिए कोई विधायी ढांचा ना हो या निकट भविष्य में ऐसा होना संभव ना हो, तो जनहित याचिकाओं के माध्यम से लोगों को सामाजिक न्याय मिल पाता है। अब हम इसका अपोजिट बता रहे हैं, है ना। जैसे वहां पे हमने बताया कि न्यायपालिका अतिवादी नीतियां अपना रही है, कुछ मामलों में वहां पे न्यायपालिका को नियंत्रण रखना चाहिए, लेकिन कुछ मामलों में जनहित याचिकाओं के माध्यम से दिशा निर्देश जारी करना जरूरी भी है। जैसे सामाजिक न्याय का आदर्श प्राप्त करना, रेन बसेरों की व्यवस्था करना ठंड में, आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो कि भाई जब विधायिका कोई विधायी ढांचा नहीं बना रही है, ना निकट भविष्य में बनने की उम्मीद है, तो न्यायपालिका सामाजिक न्याय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए जनहित याचिकाओं का प्रयोग कर सकती है। फिर कर्तव्यों का गैर निर्वहन, अक्सर विधायिका बदलते समय के अनुसार आवश्यक कानून बनाने में विफल रहती है और कार्यपालिका भी प्रशासनिक कार्यों को पूरा करने में विफल रहती है। तो ऐसे में न्यायपालिका को बेसिकली जब कर्तव्य का गैर निर्वहन होता है तो न्यायपालिका को न्याय करने की संकल्पना के मद्देनजर अपनी शक्तियों का प्रयोग करना पड़ता है ना। अगला मुद्दा, हाशिए पर पड़े वर्ग को सहायता। बंधुआ मजदूरी के मामले में उपेक्षित बच्चों, श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करने और आकस्मिक श्रमिकों के शोषण जैसी श्रेणियों के अंतर्गत आने वाली जनहित याचिकाएं, महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ उत्पीड़न की शिकायत करने वाली जेलों से आने वाली याचिकाएं, इससे अल्पसंख्यक और वंचित समूहों या व्यक्तियों के हितों को आगे बढ़ाने का एक तरीके से मौका मिलता है, मदद मिल सकती है। और इन सब मामलों में न्यायपालिका जब दिशा निर्देश जारी करती है प्रशासनिक अधिकारियों को, तो वो हाशिए पर पड़े हुए लोगों की सहायता करने में मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद न्याय सीधे सुलभ है। जनहित याचिका के माध्यम से ही न्यायपालिका ने कहा कि जो भी व्यक्ति है वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय आ सकता है। मतलब व्यक्ति के जो मुद्दे हैं, अगर उसके अधिकारों से जुड़े हुए मुद्दे हैं और एक व्यक्ति जो स्वयं सक्षम नहीं है, उसके स्थान पे कोई दूसरा व्यक्ति या संगठन भी न्यायालय जा सकता है ताकि उसके अधिकारों का संरक्षण हो सके। तो ये तो कहीं ना कहीं न्याय की अवधारणा को पूरा करता है। फिर न्यायिक हस्तक्षेप, न्यायपालिका को विधायिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य होना पड़ता है कई बार, जब राज्य लोगों के मौलिक अधिकारों को खतरे में डालने या कानून बनाने में विफल रहे। जैसे पुट्टा स्वामीवाद, अदालत ने निजता के अधिकार को क्या कहा, जीवन के अधिकार का अभिन्न हिस्सा माना और निजता का उल्लंघन करने वाले किसी भी निर्णय पर संवैधानिकता पर निर्णय लेने के लिए कई चरणों की बात की। यानी निजता का अधिकार न्यायपालिका ने दिया। आर्टिकल 21 का जो विस्तार है वो न्यायपालिका ने किया, वो कहीं ना कहीं विधायिका और कार्यपालिका की विफलता के संदर्भ में सामाजिक न्याय और लोगों के अधिकारों के संरक्षण के लिए जरूरी भी था। विशाखा दत्त मामला है ना, इस निर्णय ने यौन उत्पीड़न को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना और दिशा निर्देशों में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के लिए निर्देश भी दिया। और ये जरूरी भी था इस संदर्भ में, क्योंकि विधायिका यदि कार्य नहीं बना रही, कानून नहीं बना रही है, तो न्यायपालिका को गाइड करना पड़ेगा। यानी हमने न्यायपालिका के जो अति सक्रियवाद है उसकी थोड़ी आलोचना भी कर दी कि भाई विधान बनाना विधायिका का काम है, और उसको उन सीमाओं तक जायज भी ठहरा दिया जहां विधायिका या कार्यपालिका हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, कानून नहीं है। तो ऐसे में न्यायपालिका को सामाजिक न्याय के उद्देश्यों को चरितार्थ करने और संविधान का संरक्षण करने के लिए इस तरीके के निर्णय देने पड़ते हैं, चाहे निजता का अधिकार हो, चाहे विशाखा दत्त निर्देश हो, है ना। तो इस तरीके के निर्णय न्यायपालिका को देने पड़ते हैं। निष्कर्ष में हम बताएंगे कि यद्यपि न्यायिक विधान
शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के विपरीत है। कभी कभी न्यायपालिका के कार्यकारी अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करना उचित हो जाता है कभी कभी, लेकिन यह देखने के लिए न्यायिक सक्रियता, न्यायिक दुस्साहस ना बन जाए, न्यायालयों को सावधानी और उचित संयम के साथ कार्य करना चाहिए। हम निष्कर्ष में बताएंगे कि सावधानी और उचित संयम न्यायाधीशों के द्वारा बरते जाने की जरूरत है। लोकतांत्रिक शासन की भावना में राज्य के भीतर राज्य के सभी 3 अंगों को अपने दायित्वों का स्वतंत्र रूप से निर्वहन करना चाहिए। उन्हें केवल वही हस्तक्षेप करना चाहिए जहां भारत के नागरिकों के व्यापक हित आवश्यक हो, है ना कि शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत की अवहेलना करने के स्वरूप के संदर्भ में। ठीक है, तो ये है पूरा का पूरा डिस्कशन। अब यदि आप इस क्वेश्चन पे फिर से आए, न्यायिक विधान भारतीय संविधान में परिकल्पित शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के विपरीत है। हमने बताया कैसे विपरीत है और कहां जरूरी है न्यायिक निर्देश जारी करना। हमने एग्जाम्पल्स भी दे दिए और फाइनली हमने निष्कर्ष बता दिया। तो प्रश्न हमारा इंटरेस्टिंग तरीके से कंप्लीट हो गया, है ना। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल ललिता दही अकेडमी, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे। बाकी SIP 20 जनवरी से शुरू हो रहा है। LD लाइव कोड के साथ एडमिशन ले लें। 2025 में PT देना है अच्छे से। और 26-27 के बच्चे प्रतिज्ञा बैच से जरूर जुड़े। 27 जनवरी से शुरू हो रहा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। कोड यूज करना है LD लाइव कोड के साथ आपको भारी डिस्काउंट मिल जाएगा। आशा करती हूँ ये परिचर्चा क्लास अच्छी लगी होगी। मिलेंगे इसी तरीके के अगले डिस्कशन में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।